देखिए, ममता भूइया जो है आरजेडी की प्रत्याशी है पलामू से, और वो अपना नामांकन नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पलामू समाहरणालय पहुंची हैं अपने समर्थकों के साथ में। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, पलामू समाहरणालय में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, क्योंकि नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। बीजेपी, आरजेडी और तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी, वो लगातार जो है नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। तो इसी कारण से जो समाहरणालय का गेट है, यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं, आरजेडी के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बीडी राम जो है वो अपना नामांकन दाखिल करके और उसके बाद गए हैं, और आप यहाँ तस्वीरों में देखिए ये आरजेडी के समर्थक हैं। ये ममता भूइया के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। ममता भूइया अंदर में अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल कर रही है। और अब हम दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं शिवाजी मैदान, जहां पर बाबूलाल मरांडी जो है वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ओवर टू शिवाजी मैदान। के लिए, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किए, युवाओं के लिए काम किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते हो, गरीबों की चिंता करते हो, हमें वैसे व्यक्ति को फिर से प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। अब याद करिए, इस राज्य भी आज अगर झारखंड भी बना है तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। आज एनडीए अलायंस के लोग घूम घूम करके कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि लोग झारखंड विरोधी है, ये लोग देश विरोधी है, ये लोग विकास विरोधी है। अब याद करिए, झारखंड के आंदोलन तो, झारखंड राज्य की लड़ाई तो वर्षों पुरानी थी, लेकिन यहाँ की राज्य, यहाँ के लोगों की भावनाओं का कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी सम्मान नहीं दिया। बल्कि 50-55 वर्षों तक उनकी सरकार रही तो उन्होंने क्या किया, झारखंड नामधारी दलों के जितनी भी नेता थे, चाहे जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन तक, ये लोग भी बीकते रहे और कांग्रेस पार्टी उन लोगों को खरीदते रहा, अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। आज अगर इस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, झारखंड राज्य में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो पूरा किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जो इतनी दलें हैं, झारखंड विरोधी है, झारखंड वासियों के लोगों की भावनाओं का किसी ने अगर कोई सम्मान दिया है, झारखंड के लोगों को किसी ने कोई मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और मैं तो कहता हूं कि आप गांव घरों को देख लीजिए। आज हम उम्र के जो लोग हैं उनको पता है कि पलामू की धरती उस समय से घूमते आने जाने का गांव में कोई सड़कें नहीं हुआ करता था। यानी गांव के लोग तो भगवान के भरोसे जीते थे। आज स्थिति है कि जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो झारखंड ही नहीं देश की आज गांव गांव तक सड़कें भी पहुंच गई। पहले लोगों की क्या हालत थी, गांव घरों में तो रात के अंधेरे में हम डिबरी जला करके पढ़ाई हम लोग किया करते थे, लालटेन जला करके हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दिया। आज तो कोई लालटेन और मिट्टी तेल और करासन तेल भी लोग भूल गए। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस राज्य में भी लालटेन लेकर के घूमते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव की चिंता की, गांव के लोगों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज इस देश का विकास, गांव का विकास, गांव में रहने वालों का विकास अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। आप याद करिए, आज इस देश में गरीबों की कौन चिंता करता है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ घर में गरीबों के लिए भी गैस की कनेक्शन,
और इतना ही नहीं, कोई गरीब भूखे नहीं रहे, कोई गरीब भूखे नहीं सोए, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं कि प्रत्येक महीना गरीबों को प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिलता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक सभी गरीबों को मिलेगा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, जरा चिंता करिए। और उसके साथ साथ कोई बीमार हो जाए, पहले गरीब बीमार हो जाते थे, अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए भी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक की अच्छे से अच्छे अस्पतालों में मुफ्त में वो इलाज हो सकता है। अगर ये सुविधा कोई दे रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो भोजन की चिंता करते हो, जो दवा की चिंता करते हो, जो घर की चिंता करते हो, जो चूल्हा तक की चिंता करते हो, वैसे प्रधानमंत्री को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। झारखंड में जिन गठबंधन की सरकार चलती है, वो सरकार की क्या हालत है, या अपने बारे में लोग चिंता करते हैं। आज आप जानते होंगे यहाँ के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे होटवार जेल में बंद है। जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनका क्या कसूर था। कसूर तो इतना था कि आज यहां बता भी नहीं सकते, इतनी लंबी कसूर है उनकी। ईडी वालों ने जो चार्जशीट सबमिट किया 191 पेज की, 191 पेज बताने लग जाए तो मुश्किल होगी, आज से कल तक लग जाएगी। लेकिन मैं मोटा मोटी बताता हूं, जो आप अनुभव करते हैं, जिसको आपने झेला है, अब याद करिए। अब इस राज्य में कोई भी खनिज को बचने नहीं दिया, सब कुछ इन्होंने लुटवाया। कोयला को इन्होंने लुटवाया, लोहा को लुटवाया, और यहां तक कि पत्थर को, खदान पहाड़ के पहाड़ को इन्होंने वो समाप्त कर दिया, और नदी की बालू तक को भी इन्होंने नहीं बचने दिया। अगर आज और हम और आप घर बनाते, नदी के बालू उठा करके लाते, तो पुलिस वाले पकड़ लेते, केस करते, जेल में डालते, परेशान करते, नहीं मिलता है। लेकिन झारखंड से इलीगल अपनी तिजोरी को भरते और यहां से बालू बाहर को भेजते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए, और इतना ही नहीं, जमीन तक को इन्होंने लूटा, सेना की जमीन को भी फर्जी कागजात बना करके बेचा, तब कहीं वो आज जेल में बंद है। और फिर कहता है कि उनका क्या कसूर है। और उतना ही नहीं, उससे भी उनका तिजोरी नहीं भरा, तो इस राज्य के अंदर में जितने भी इस राज्य में एग्जाम हुए कंपटीशन की, चाहे वो जीपीएससी से, चाहे जेएससीसी से, उन सभी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है, और पैसे दे करके नौकरी को भी बेचने का ये लोग काम करते हैं। आज इस कारण से जेल में बंद है। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, जमीन लूट लेंगे। मैं तो कहता हूं, झारखंड को बने हुए 23 साल हो गया। 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। कोई बता दे किसी ने कोई जमीन लूटा हो। लेकिन आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज जो सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री जो सारे लोग बैठे हुए हैं या जेल में है, उन लोगों का तो इतनी सारी जमीन झारखंड में उन लोगों ने गरीबों को ठगा है, गरीबों को लूटा है। हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में डीड लोगों ने ला करके पहुंचाया। तो इसलिए आज अगर ये लोग लूटने का कोई काम करता है तो यही लोग करता है। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में झारखंड के लोग जमीन से बेदखल हुए हैं।
बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े यहाँ पर खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं दिया। आज उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। और इसके बाद ये लोग बीजेपी के ऊपर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे, लोगों को विस्थापित कर लेंगे, आदिवासियों को डराते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो इस देश में और इस प्रदेश में जिन लोगों की यहाँ पर ये लोग राजनीति कर रहे, उनसे हमें सावधान करना होगा। जनता को यही मैं अपील, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी। उसमें आप सब लोगों से इतना ही मैं निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं, पिछले बार से इस बार अधिक वोट लाना है इस पलामू लोकसभा क्षेत्र से। ये संकल्प लेकर के जाना, अपनी अपनी वोट में पिछले बार जितना पोल हुआ था उससे कम आप 10% से अधिक पोल जरूर कराना, चाहे धूप कितना भी क्यों ना हो, यही मैं कहूंगा। और एनडीए गठबंधन के भाई भी यहां बैठे हुए हैं, जदयू के भी बैठे होंगे, एनसीपी के भी यहां पर देख रहे हैं और लोजपा के भी होंगे। मैं सभी जितनी भी हमारे आजसू पार्टी के भी जितनी भी हमारी गठबंधन सहयोगी दल के यहाँ कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित है, हम सबों से यही निवेदन करेंगे कि ये चुनाव एक चुनौती के रूप में हम सब लोगों को लेना है। और इस बार धूमधाम से हमें यहाँ पलामू से जीतना, और जहां भी हम सब लोग देखें कमल निशान पर बटन दबा करके यहां से बीडी राम जी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश के, और आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस नामांकन समारोह में आपने अपना समय दिया। इसके लिए पलामू के जनता आपके दिलों में बसती है, आपने आज यह साबित किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम आग्रह करेंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अपने मुख्य अतिथि का आप सब आशीर्वचन सुनेंगे। बाई ओर चेयर है, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे निवेदन होगा, मैं बिना देर किए हुए, चूंकि प्रशासन का भी कार्य हम लोग सब नामांकन के लिए निकलेंगे, तो मैं अपने पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच, आदरणीय सभी सम्मानित विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सभी मंचासीन हैं, हम सभी को एक बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और समय को देखते हुए हम आपसे क्षमा चाहते हुए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय रविंद्र राय जी, पूर्व सांसद और पूर्व एंकर है कि हम ही को करना है? सांसद के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, और खासकर मोदी जी के नजरों में उन्होंने खास पहचान बनाई, ऐसे श्रीमान विष्णुदयाल राम जी मंच पर विराजमान, पूर्व विधायक वसंतनाथ तिवारी जी, पूर्व सांसद माननीय विधायक
और पलामू से लगातार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, क्या कुछ चल रहा है वहां पर फिलहाल अभी? देखिए अनिकेत, मैं फिलहाल समाहरणालय में ही मौजूद हूं। अंदर में ममता भूया जो कि आरजेडी की प्रत्याशी है, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, जो कि अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। और बीडी राम अब से कुछ देर पहले नॉमिनेशन फाइल करके और चले गए हैं। ममता भूया किसी भी वक्त यहां से बाहर आ सकती हैं नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। अभी बाहर खड़े होकर के, चूंकि आपको मैं दिखाऊंगा, समाहरणालय के बाहर आपको आरजेडी के काफी संख्या में कार्यकर्ता नजर आएंगे। अब कंपैरिजन की बात करता हूं। देखिए, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि खूंटी में किस तरीके से कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा दोनों का नॉमिनेशन हुआ। दोनों के समर्थकों की भीड़ थी। तो खूंटी के कंपैरिजन में अगर आप पलामू को देखेंगे तो पलामू में जो समर्थकों का की जो संख्या थी, चाहे बीडी राम की बात करूं या फिर ममता भूया की बात करूं, दोनों के समर्थकों की जो संख्या थी जो समाहरणालय पहुंचे, वो थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल शिवाजी मैदान जो पलामू में, वहां पर एक रैली है, जिस रैली को अभी आपने सुना कि भाई दर्शकों ने भी सुना, बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे थे। उस रैली की भीड़, अभी तो चूंकि धूप बहुत ज्यादा है तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे धूप कम होगी, संभावना है कि रैली में भीड़ थोड़ी सी और बढ़ सकती है। लेकिन जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इतनी जबरदस्त भीड़ होगी, वैसी भीड़ हुई नहीं। तो आखिर ये भीड़ कम क्यों है, इसको ये समझने के लिए हम समाहरणालय के बाहर रैंडम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहुंचे। हम लोगों से पूछ रहे थे कि भाई भीड़ कम क्यों। तो लोगों के मन में एक जो जिसको परसेप्शन की बात कहते हैं, परसेप्शन ये है पलामू की भाषा में कि जेकरा देवेला हम तो दे भाई वोटवा, काची बदलता ही कुछ बदलता ही तब तो हम वोट वो दे भाई ना। तो मतलब ये है कि हम वोट किसी को भी दें, परसेप्शन नहीं बदलता, काम तो किसी को नहीं करना है। हाँ, फैक्टर जो यहाँ पर इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कुछ लोगों से हमने बात की तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो वोट मोदी को दे रहे हैं, कि मोदी विकास कर रहे हैं। एक शख्स है कि नहीं बीडी राम 500% जीतेंगे। मैंने बोला 5 विकास कार्य बताइए, तो पहला बताइए नहीं रोड बनाए हैं। मैंने अच्छा, दूसरा बताइए, दूसरा रोड बनाए हैं, तीसरा रोड बनाए हैं, चौथा रोड बनाया, पांचवा वो भूला गए। तो इस रोड की मरम्मत करवाए। तो सारा खेल जो है वो परसेप्शन का चल रहा है। जी बिल्कुल, तो वही है, परसेप्शन का खेल चल रहा है सारा। मतलब यूं है, जिस चीज को बीजेपी मोनिटाइज करना चाहती है, जिस चीज पर बीजेपी अपना बेनिफिट लेना चाहती है, बीजेपी बेनिफिट ले रही है कि नहीं राम मंदिर। उसको पता है कि जिस पिच पर वो बैटिंग करती है, उस पिच पर बाकी लोग बैटिंग करने नहीं आएंगे। उसकी अपनी पिच है, राम मंदिर की पिच है, सीए की पिच है, तो उस पिच पर वो बैटिंग कर रही है और वो पिच लोगों तक पहुंच रही है। अब बाकी जो इंडिया गठबंधन, उसको तय करना है कि उसको कौन सा पिच पर बैटिंग करनी है, क्योंकि बीजेपी के पिच पर तो वो बैटिंग नहीं कर पाएगी। एक बात तय है कि इस पिच पर तो मोदी छक्का मार रहे हैं, तो भाई इनको अपनी पिच तय करनी है। अगर रोजगार की पिच है, अगर विकास की पिच है, जीडीपी की पिच है, तो इनको इस तरीके से इसको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बाहर लिट्टी वाले साहब बोलेगा कि देश के जीडीपी जो है ये नीचे चल गए, तो उस लिट्टी वाले साहब कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। आप समझिए इसको। नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं तो वो अपने संबोधन जोहार से करते हैं, जिससे वो झारखंड से कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी आते हैं तो वो जोहार नहीं बोलते, तो कनेक्शन जो है वो कनेक्शन लूज होता है। तो वो समझना है, उनको अपनी पिच तैयार करनी पड़ेगी। चाचा आइए, इधर आइए। आरजेडी के टोपी वोपी पहन के आए हैं, कैसे मतलब 400 पार वो लोग बोल रहा है। अब तो बुजुर्ग आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी है। उधर कैमरे की तरफ क्या कुछ तैयारी है, कोई प्लानिंग है? देखिए 400 पार तो कहना कोई भी कह सकता है। अगर 400 पार हुआ तो संविधान के मूल आस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे। और 400 पार तो होने से नहीं रहा, लेकिन 400 पार जरूर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल का दाम बढ़ जाएगा। ये 400 पार जरूर होगा। 400 पार सीट उनकी नहीं जाएगी, लेकिन अगर उनकी सरकार बाई चांस बन जाता है तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो 400 पार के बहाने महंगाई इतनी बढ़ा देंगे कि आम लोगों का कमर टूट जाएगा। तो बाहर अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, अव्वल तो पलामू में ढेला उठा के फेंकिएगा तो वो मोदी समर्थक को जाके लगता है। स्थिति ऐसा है। ऐसे में आप आरजेडी के टोपी पहन के घूम रहे, रास्ता कितना मुश्किल है पलामू में। पलामू में मुश्किल रास्ता नहीं है, चलने और चलाने वाले लोग को अपना तय करना है मंजिल। ममता भूया एक ऐसी उम्मीदवार है जो यही की बेटी है और यहीं पर सिंगरा कला डाल्टनगंज में पैदा हुई है और भवनाथपुर के इलाके के अंदर में जो है पढ़ाई लिखाई करके वो यहाँ की मिट्टी को पहचान रही है, जान रही है। यहाँ के गरीबी, बेरोजगारी, पलायन के बारे में अच्छे ढंग से वो जानती है, इसलिए उसको दूर करने के लिए वो ये चुनाव लड़ रही है।
तो देखिए इनका ये पक्ष है कि भाई ममता भूया जो है वो यहीं की बेटी है, और चूंकि यहीं की बेटी है तो यहाँ के मुद्दों को वो समझेंगी। कुछ और समर्थक देखिए इसी को कहते हैं समर्थन। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ अपने नेता के लिए मौजूद हैं। तो एक बार इन्हीं लोगों से बात करते हैं। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इस गर्मी को जो है और ज्यादा बढ़ा रहे हैं मोदी जी। बाहर जाइए तो मोदी 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 ये स्थिति है, तो ऐसे में कैसे बेड़ा पार होगा? बोलिए, आप पकड़ रहे हैं। नहीं है, आप खाली बोलिए। हाँ। पलामू में मोदी फैक्टर नहीं है, और बाकी आप वहीं से पूछिए, लेकिन पलामू में मोदी फैक्टर नहीं है। पलामू यहाँ जो है ममता भूइन जीतेंगे और हम लोग महागठबंधन के वोट देंगे। आज तक ऐसा झूठा सरकार मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया था। जितना आया 15 लाख खाता में जाएगा, वो कल्याण हो गया। 15 लाख के कुछ नहीं मिला। आज कहते हैं कि 5 किलो राशन पर लुभा रहे हैं। हम लोग तन मन से पूरे गठबंधन से ममता भूया के वोट दे रहे हैं और प्रयास से हम लोग जिता रहे हैं और जीते हुए हैं। एक चीज सुनिए, पर्सनली हम एक पत्रकार हैं, लेकिन ये बात कह रहे हैं, अगर अभी के नेताओं में सबसे प्रॉमिसिंग तरीके से किसी का भाषण लग रहा है, सबसे सुंदर भाषण कोई दे रहा है, तो वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं, नो डाउट। रोजगार पर बात कर रहे हैं, देश के असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और रिजल्ट भी दिया वो। लेकिन इसके बावजूद जो मार्केटिंग का खेल है, उस मार्केटिंग का खेल में कहीं आप लोग पिछड़ रहे हैं। कैसे पिछड़ रहे हैं? हम लोग तो तन मन से लगले हैं। जो आप लोग तो तन मन से लग रहे हैं। तब तेजस्वी जी के जो आदेश है, नहीं पा रहे हैं जो आप बोल। नहीं, आप बताइए भैया, मेरी बात आ चुकी, आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं मेरे को, कि जो मार्केटिंग का खेल है। मार्केटिंग में क्या है, मोदी जी का मीडिया से उन्होंने मीडिया को हाईजैक कर लिया है, मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है। जितने बड़े पत्रकार, मतलब हम चैनल का नाम नहीं बता रहे, लेकिन सभी मीडिया को उन्होंने हाईजैक कर लिया है ना। विपक्ष का एक कुछ नहीं आता है उसमें। मैंने अभी बाहर एक आदमी से बात की, तो बोले नहीं बीडी राम को तो हम लोग वोट देंगे ही नहीं, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। नहीं, मोदी फैक्टर पलामू में नहीं है, इस बार नहीं है। 2 बार मोदी फैक्टर था, इस बार पलामू में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। क्या लगता है बेड़ा पार हो जाएगा? 110%। काहे जब पूछ रहे हैं आप तो बता दे रहे हैं। 2 बार बीडी राम जी सांसद चुने गए, माननीय बहुत घोषणा किए चिरमेरी लाइन। पहले याद कीजिए, आप लोग को तो सब मालूम है, पत्रकार हैं, मंडल डैम का शिलान्यास किए। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। गांव-गांव में जाइए तो गांव-गांव से नहीं भगाया जा रहा है। कारण क्या है? विकास का कोई काम इन्होंने 5 साल में धरती पर नहीं उतारे। गांव में इन्होंने अगर जो गया हो, कुछ जो शहरी क्षेत्र से लगा हुआ गांव छोड़कर, मतलब पलामू के किसी गांव में 5 साल में अगर जो कदम रखे हों तो बताएं। किसी गांव में एक चापाकल को बता दे कि चापाकल गड़वाए हैं। अभी जल्दी में पाले कला से आप लोग देखे होंगे कि भगाया गया है, बहुत जगह से भगाया गया है। विकास के काम इनका यही है कि इनके घर से ही एनजीओ चलता है, सारा विकास वही एनजीओ में चला जा रहा है, खुद ही चला रही हैं। यही विकास ही किए हैं 10 साल में। इसके बावजूद 2 बार जीते। वो तो बोले तू मोदी फैक्टर में जीते 2 बार। अब की बार तो राम मंदिर नहीं, नकार दिया गया। राम मंदिर का यहाँ कोई झांसा नहीं चलने वाला है, जनता जाग चुकी है। तो अनिकेत कुल मिला करके देखिए, जिस तरीके से इनका कहना था कि यहाँ पर मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है, जब नतीजे आते हैं तो वहां कहा जाता है कि ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया है। अब यहाँ पर प्रचार की बात सामने आ रही तो किया जा रहा है कि मीडिया को हाईजैक कर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं दोनों जगह ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखिए अनिकेत, ये तो बोलने की बातें ठीक है, वो होता ये है कि जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो इसको आप इसी तरीके से बोलते हैं। अब मीडिया के बिकने न बिकने की ये तो ठीक है, चर्चा हो सकती है, ये बहस का विषय हो सकता है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं बिकाऊ यहाँ खड़ा बैठा हूँ, कोई खरीदे तो सही, कोई खरीदने कोई तैयार नहीं। तो ये सब फालतू बातें हैं कि मीडिया ये वो। सोशल मीडिया के समय में अगर कोई बोले कि मीडिया ऐसा दिखाता है वैसा दिखाता है और परसेप्शन ऐसा होता है, तो ये फालतू बातें। शिवाजी मैदान जहां पर बीडी राम मंच को संबोधित कर रहे हैं। भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने
तो इस देश का कायाकल्प प्रारंभ हुआ। आज स्थिति ये है कि आज देश इतना मजबूत हो गया है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलते हैं तो सभी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। देश का आज एक वजूद है। दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत बदल चुका है। आज देश को कोई भी कमजोर आंकने की भूल नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर भी यदि आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जो नीतियां बनाती है, जो कार्यक्रम बनाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, न जाति के आधार पर, न समुदाय के आधार पर। जहां तक योजनाओं का प्रश्न है, कल्याणकारी योजनाओं का प्रश्न है, देश के, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने के से संबंधित योजनाओं का प्रश्न है, उन योजनाओं को गिनाया जाए तो इतना अधिक समय लगेगा कि बाकी किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी जो विकास के कार्य हुए हैं, वो कार्य सभी आपके सामने हैं। उन कार्यों को भी गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि 2014 के पहले एक ऐसा समय था जब 5 बजे के बाद कोई क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था। चाहे वो कांडी का इलाका हो, चाहे वो रांची से डाल्टनगंज आने वाली सड़क की बात हो, एक भय का वातावरण था, एक डर का वातावरण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने नक्सलियों को जो नकेल कसने की कार्रवाई की, उससे निश्चित रूप से इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शांति बहाल हुई और आज लोग निर्भय होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार यथावत स्थिति बनाए रखे, यही इनके लिए काफी होगा। ये स्थिति में पलट नहीं हो, लोग पुनः गांवों को छोड़ करके शहरों को पलायन नहीं करें, यही इनकी बड़ी कृपा हो। आज जिस सरकार को आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आता है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो राज्य का प्रशासनिक महकमा हो, हर जगह जायज काम के लिए भी आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी जनता कह रही है, सारे झारखंड की जनता कह रही है। और एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस प्रकार से देश की तरक्की हो रही है, उस तरक्की को बनाए रखने के लिए ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हम सब मिलजुल करके करें और आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो, ताकि हम सब मिलजुल करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पूर्व में जो अधूरे कार्य हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए और भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आप पुनः एक बार मुझे मौका दें, ताकि मैं भरपूर
तरह से आपकी सेवा कर सकूं और इस संसदीय क्षेत्र के माथे पर जो एक कलंक का टीका लगा हुआ, उस कलंक के टीके को मिटा सकूं। कलंक का टीका ये है कि लोग समझते हैं कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षित क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बातों को सही ढंग से पार्लियामेंट पे या जहां कहीं भी हो उठाते नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को पूर्व की तरह निरंतर सही ढंग से पूरे जोरदार तरीके से हर फोरम पर उठाने का काम करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा और न मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे अब आपका जो सर है वो नीचा हो। यही चंद शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन करते हुए, और 13 मई को भी प्रचंड गर्मी होगी, गर्मी को बर्दाश्त करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदान करें और देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि मतदान का प्रतिशत 10% बढ़ना चाहिए, उसको पूरा करने का कार्य करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि पेड़ के नीचे छाया में सभी बाहर में भी और कई तरफ जो लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम उनसे आग्रह है कि आप आकर पंडाल के अंदर में स्थान लें। हम सबों के नेता वाले हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करते हैं कि जो पेड़ के नीचे हैं, सड़क किनारे घूम रहे हैं, आकर मुख्य पंडाल में बैठने का काम करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि के भाषण के बाद, उनका आशीर्वचन सुनने के बाद आप सब थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हमारा नॉमिनेशन का जो रथ है उसके साथ हम सबों को कचहरी परिसर तक चलना है। साथ में आगे आगे बाइक रहेगी, पीछे प्रोसेशन रहेगा, साथ में लोग रहेंगे। और अब मैं अपने मंच पर बुलाना चाहूंगा जिस शख्सियत को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आदरणीय लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विष्णुदेव राम जी के आज इस नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह का। मैं आपसे आमंत्रित करता हूं कृपया आप आए और हम सबों को आशीर्वचन दें। यह पलामू का गौरव और यह धन्य मौका है कि आपका आगमन हुआ है। आदरणीय जनरल बीके सिंह जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप इतने समय से बैठे आज हमारे साथ इस नामांकन सभा में आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वीरी राम जी जो नेतृत्व कर रहे हैं आपका संसद के अंदर पिछले 2 सत्रों से 14 से लेकर अब तक। और मुझे पूरी आशा है कि आज जो आपका आशीर्वाद मिला है वो आगे भी इसी तरह से आपका नेतृत्व करते रहेंगे। आज हमारे साथ आए हमारे राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी, श्री माननीय रविंद्र राय जी पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित विधायक, सभी सम्मानित पूर्व सांसद और विधायक, सभी जिले के और प्रदेश के पदाधिकारीगण जो यहां पर बैठे हैं, सभी मोर्चों के और सभी अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी जो यहां पर बैठे हैं और आप सब जो यहां पर हैं, पुनः आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी है। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अब की बार उनको भारी मतों से जिताना है ताकि उनको और जिम्मेवारी का पद मिले जबकि वो यहां से दिल्ली जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए हाथ उठाया है, चुनाव के बाद आऊंगा पूछने के लिए कि किया है कि नहीं है। कर सकते हैं? देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और उस गति के साथ अगर हमें झारखंड को आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि यहां पर
भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को पूरा वर्चस्व मिले। मैंने कई झारखंड के जब इलेक्शन हुए उसके अंदर मैं आया और मैंने दुर्गति देखी है जब भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार यहां पे नहीं रही है। एक वो समय भी था नए बने हुए ब्रिज 2-2 महीने में 3-3 महीने में गिर जाते थे, याद है आपको? उस समय 5 ब्रिज गिरे थे। अब कोई ब्रिज गिरता है क्या? सड़कों का जाल अच्छा है कि नहीं है? है ना अच्छा? यहीं पे नहीं है, सब जगह अच्छा है और सड़कें बन रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि भारत के अंदर सड़कें भी अच्छी हो, रेल भी अच्छी हो, हर घर के अंदर बिजली आए, हर जो भी देश का निवासी है, नागरिक है, उसको कभी भूख पूरा करने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। ऐसे प्रधानमंत्री को आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और उनको अगर लाना है तो यहां से क्या करना है? आपके सांसद और यहां से आज प्रत्याशी श्री वीडी राम जी को आपने भारी बहुमत से जिताना है। मैं यही आपसे मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरी आशा है कि एक पूर्व फौजी जनरल को आप ये छोटी सी चीज दे सकते हैं कि नहीं? मुझे मांगने का अधिकार है कि नहीं है? है ना? तो मैं आपसे यही छोटा सा निवेदन करूंगा। अब की बार इतने बहुमत के साथ आप उनको भेजिए कि सब लोग चकित हो जाएं कि यहां से पलामू की धरती से क्या चमत्कार हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनरल वीके सिंह जिंदाबाद, सांसद वीडी राम जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय जनरल वीके सिंह सर से आग्रह करेंगे कि यहां से भी आपका थोड़ा समय बचा हुआ है, तो निवेदन होगा कि आप रथ पर हम लोगों के प्रोसेसन है नामांकन का। तो पलामू से बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और यहां पर वो मंच से संबोधन कर रहे थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी भी वहां पर मौजूद थे और वहां से एक रोड शो भी निकला।